नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों का क्रूर चेहरा आया सामने। इलाज कराने गए युवक के साथ जमकर की मारपीट। निपनिया घाट में मिला 5 दिन से लापता युवक का शव। वहीं 3 दिन से लापता युवक का शव बीहर नदी से हुआ बरामद। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री लखन पटेल पहुंचे रीवा। पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। और गबन के करोड़ों रुपए जमा नहीं करने पर 72 पूर्व सरपंचों पर होगी कुर्की की कार्रवाई। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। इस बार उन्होंने उपचार करने गए युवक की जमकर पिटाई तो की ही, साथ ही उसकी पत्नी को भी मारा और बदतमीजी की है। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की दादागिरी आए दिन सामने आती रहती है। वो किसी को भी पीट देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका प्रबंधन किसी बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हर मामले का हल मारपीट से ही निकालते हैं। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं आई जिनमें सुरक्षा कर्मियों पर सवाल खड़े किए हैं। ताजा मामला सामने आया है जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने पहले तो युवक को जमकर पीटा, फिर उसके खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। दरअसल पूरा मामला अस्पताल में उपचार के दौरान पहुंचे मरीज के साथ उस समय हुआ जब वो पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगा। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी में रहने वाले सत्यम तिवारी ने बताया कि उसके पेट में दर्द था, जिसका इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था। उसने देखा कि अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पर्ची कटाकर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी का विरोध उसके द्वारा किया गया। बस इतनी सी मामूली बात पर नाराज होकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते शातिर गुंडों की तरह सुरक्षाकर्मी मरीज के ऊपर टूट पड़े और लाठी डंडे से पीट पीट कर बेहाल कर दिया। पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से जमकर शोर सिफारिश की जा रही है। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या फिर हमेशा की तरह मामला डीप फ्रिज में स्टोर हो जाएगा। सर, मैं गया था अपनी बाइक के साथ दवाई कराने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ पर्ची नहीं काट रहे थे और बोल रहे थे जाके टोकन लाओ। मैं टोकन लेने गया तो वहाँ पे जो गार्ड थे तो वो मेरे साथ अभद्रता से बातचीत करने लगे और हमारी पत्नी के साथ धक्का मुक्का करने लगे और फिर बोलते हैं जब तेरा जो प्रशासन होगा, जिसको जो करना होगा कर लेना, और मेरे साथ मारपीट की। तो क्या था ये झगड़ा का? कारण साहब मेरे को हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे थे और मैं बाहर नहीं आ रहा था। कई मरीज आते हैं, उनको नहीं निकालते हैं। आपका क्या अभी मूल विवाद क्या था आपका? मूल विवाद मेरा कुछ नहीं था साहब। मैं पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगा हुआ था, दूसरे की पर्ची काट रहे थे और मैं करीब घंटों भर लाइन में लगा रहा। मेरी कोई सुनता ही नहीं था और वहाँ पे वो जो मैडम बैठी थी वो दूसरों से पैसा ले लेके जल्दी से काम कर देती और वो चले जाते थे। किसको दिखाने आए थे आप? हम साहब, मेरे पेट में दर्द था, मैं आउटडोर में पर्ची कटा के डॉक्टर को दिखाने गया था। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम तिवारी है। ये कहाँ से आए थे आप? हम कैलाशपुरी वार्ड क्रमांक 9 से आए थे। आप अकेले थे? नहीं, हमारे साथ हमारी पत्नी भी थी। वाइफ भी थी? उनके हाँ, साथ भी? उनके साथ भी धक्का मुक्की किए हैं वहाँ के गार्ड लोग। और वहाँ के कुछ, अभी ये तो मैं नहीं पहचानता कि डॉक्टर हैं कौन है, और 2 लोग और भी थे। आपकी चोट भी लगी? मेरे चोट भी लगी है। मेरे को डंडे से और हाथ से करीब 10 आदमियों ने पीटा है। मैं वहाँ दवाई कराने गया था और मेरे को घायल कर दिया गया है। 3 दिन पहले लापता हुए युवक का शव एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीहर नदी से बरामद कर लिया है। रायपुर कचुलियान थाना अंतर्गत बुढ़िया के रहने वाला विपिन शुक्ला, पिता देवेंद्र शुक्ला, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, अपनी मौसेरी बहन के घर किसी काम से मनकहरी के लिए गया था। लेकिन इस बीच 2:30 बजे से उसका कोई पता नहीं लगा। तब परिजनों ने सूचना विश्वविद्यालय थाने में दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर बीहर नदी के पास उसकी बाइक, मोबाइल और टोपी बरामद हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू शुरू किया। लगभग 3 दिन बाद युवक की लाश आज बरामद हुई। हालांकि आखिरी कॉल उसने अपनी मां को लगभग 4:30 बजे के आसपास लगाई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मोबाइल से सारे कॉल डिटेल डिलीट कर दिए गए हैं। इससे मामला अब संदिग्ध है, जो दूसरी ओर इशारा कर रहा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। घर से मछली मारने गए युवक की लाश 5 दिन बाद निपनिया घाट से बरामद की गई। लाश की पहचान उसके पिता ने उसके चप्पल से की। निपनिया का रहने वाला आकाश साकेत, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, लगभग 5 दिन पहले घर से मछली मारने के लिए निकला था, लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आया। तब उसके परिजनों ने रिश्तेदारों को फोन कर उसकी सूचना दी। वहीं आज सुबह कुछ लोगों को जब नदी किनारे लाश दिखाई दी तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मृतक के पिता अर्जुन साकेत को सूचना दी गई, क्योंकि उनके बेटे के बारे में लोगों को सूचना थी, जिन्होंने उसकी पहचान चप्पल से की, क्योंकि चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मृतक के पिता ने घटना के संबंध में किसी भी जानकारी देने से इनकार किया है।
उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि मछली मारने के लिए उनका बेटा गया था और तब से लापता था। इस संबंध में हमने घटनास्थल पर मौजूद तुलसीदास चौधरी और मृतक के पिता अर्जुन साकेत से बात की। साहब आज 4-5 दिन हो गए लड़के घूमे हुए। इधर रिश्तेदारी में सब जगह फोन ऑन किए, कोई नहीं बता कि नहीं आया। आज ये नदी उतरी तो आज इसकी लाश दिखी, तो वो भी चेहरे से पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत लोग गए देखने, पहचान नहीं पा रहे थे। फिर मेरे को ले गए, तुम्हारा लड़का 4-5 दिन से यहाँ चल के देखो, तो गए देखने, तो चप्पल से पहचान में आ रहा कि लड़का मेरे ही। ये कब से लापता है? 5 दिन हो गए। क्या काम करते थे ये पेंटिंग का काम करते पता रहता है। काहे के लिए निकले थे घर से? घर से मछली मारने गए जी। क्या नाम था? आकाश, पूरा नाम? आकाश चौधरी। इसी आकाश साकेत लिख दीजिए, चौधरी गलत हो जाए। आपको क्या नाम? अर्जुन साकेत। किसके साथ गया था मछली मारने? क्या अकेले? किसी के साथ नहीं। अकेले मछली मारता था? अकेले। किसी। आप ढूंढे होंगे? ढूंढे रिश्तेदारी में सब जगह फोन पहुंचा दी। कौन से स्थान? भाई कहीं गए नहीं तो क्या। पनिया पोल फटिंग घाट है, वार्ड नंबर 1 है। जब लेटरिन गए थे देखे तो वहाँ लाश पड़ी थी, तो हम मोहल्ले के पता चल रही है। क्या नाम है? आकाश सकेत नाम है का। कब से वो लापता था? ये 25-26 साल का होगा। लापता कब से है? 5-6 दिन का। 5-6 दिन से लापता था। 5-6 दिन का पड़ा है। क्या करता था? वो पुताई उताई करता था। मछली मारने गया था? मछली मारने गया था। कहाँ मछली मारते? यही घाटे में ही, कौन से एरिया है? निपनिया है पोल फटी। इसकी लिखित रिपोर्ट लिखा था? कोई नहीं लिखाए थे। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में माँ बाप है, पिताजी उनके हैं। गबन के करोड़ों रुपए जमा नहीं करने पर अब 72 पूर्व सरपंचों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले में पूर्व सरपंचों ने करोड़ों का गबन किया है और जिला प्रशासन के नोटिस के बावजूद 2 साल के बाद भी गबन की राशि जमा नहीं कराई गई। अब ऐसे 72 पूर्व सरपंचों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश जारी हो गए हैं। यहां 72 पूर्व सरपंचों के द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। जिला प्रशासन ने साल 2022 में नोटिस जारी करते हुए उनसे वसूली राशि जमा करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इस राशि को पूर्व सरपंचों द्वारा जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बीते दिनों कलेक्टर ने 72 पूर्व सरपंचों से 1,89,00,000 की राशि जमा करने के निर्देश जारी करते हुए राजस्व अधिकारियों को कुर्की के तहत कार्रवाई करते हुए राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में संजय सौरभ सोनबड़े ने क्या बताया, आप सुनिए। कुल धारा 89 जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और धारा 92 के अंतर्गत वो वसूली अधिरोपित की जाती है। ऐसे कुल 97 पंचायतें हैं जिनमें धारा 92 के आदेश पहले पास हुए थे और जिसमें आरआरसी के लिए प्रकरण प्रेषित किए गए थे, पर इन सरपंचों के द्वारा कितनों के द्वारा राशि जमा की है, कितनों को द्वारा नहीं की थी, उस संदर्भ में उनको स्पष्टीकरण कुल 97 पंचायतों को जारी किया गया, जिसकी राशि कुल करीबन 1,89,00,000 के अराउंड उनकी राशि है, जिसके वसूली के संदर्भ में सभी तहसीलदारों को कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र जारी करके उसकी इंफॉर्मेशन। पूर्व सरपंचों ने किस तरह से गबन किया था और जो निर्माण कार्य थे अलग अलग तरह के, तो उसमें इन पे राशि अधोरोपित करी गई थी। तो पूर्व सरपंच के साथ सर पूर्व में कब नोटिस जारी की गई थी? पूर्व में जो नोटिस जारी की थी उसमें जवाब नहीं आए थे। उसका फाइनल आदेश जो है धारा 92 से अधिरोपित ऑलरेडी हो चुका है। उसके जो वसूली का जो प्रक्रिया थी वो कहीं पर स्टॉल्ड थी, उसकी जानकारी के लिए ही यह पत्र लिखा। सर किस तरह की कार्रवाई की जाए? जैसे अभी राजस्व से वो प्रतिवेदन आता है कि ये वसूली की क्या प्रक्रिया हुई है, अब तक कितनी हुई है, उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाए। इसमें रीवा मऊगंज दोनों जिलों के। रीवा पुलिस ने तेज रफ्तार भाग रही 2 गाड़ियों को जब्त किया है। दोनों में प्रेस लिखा हुआ था। एक फैशन सा हो गया है कि हर कोई अपनी गाड़ी में प्रेस लिखाने लगा है। वो प्रेस में है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये सब धौंस जमाने के लिए किया जाता है, जबकि सरकार की ओर से ये गाइडलाइन जारी है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वाहन में आप कुछ नहीं लिखवा सकते। बावजूद इसके जिन लोगों को प्रेस से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है, वो भी प्रेस लिखवाते हैं। ऐसे जब ऐसी गाड़ियों से दुर्घटनाएं कारित होती हैं तो प्रेस पर ही सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस ने आज 2 गाड़ियां जब्त की है, जिसमें से एक गाड़ी हुंडई स्पोर्ट्स जिसका नंबर है MP 216317 और दूसरी गाड़ी है मारुति वैगन आर जिसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था और दोनों गाड़ियों में प्रेस लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाने में नगर सैनिक को ठोकर मारकर एक गाड़ी फरार हुई
जिसे जब्त कर सिविल लाइन थाने में खड़ा करा दिया गया, जबकि दूसरी गाड़ी अमैया थाने में खड़ी कराई गई, जो 24 जून को संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी रुद्र प्रताप सिंह को लापरवाही पूर्वक ठोकर मारकर घटनास्थल से फरार हो गए थे। दोनों ही घटनाओं की पुलिस जांच कर रही है। ये दिनांक 24/6/24 को एक एक्सीडेंट हुआ था संजय गांधी अस्पताल के गेट के पास पे, जिसमें इलाज के दौरान एक रुद्र प्रताप सिंह नाम के, जो कि संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका पीएम पंचनामा कराया गया है। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसको जब्त कर विवेचना की जा रही है। गाड़ी से तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक ड्राइवर ने चला करके गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे मृत्यु हो गई है। ड्राइवर तो एक ही रहेगा, एक ही था। ये मुझे जानकारी नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। शासकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जुलाई को शासकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस पर प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्राचार्य द्वारा कहा गया कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और देश हित में सोचते हुए राष्ट्र के विकास में सभी सहयोग करें। डॉक्टर गीता सिंह विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र के द्वारा ये बताया गया कि हम विश्व जनसंख्या दिवस क्यों और कब मनाते हैं। डॉक्टर राजश्री पांडे विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र के द्वारा बताया गया कि हाल के समय में विश्व की जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया है। जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में सदियां लग गई, जबकि कुछ 100 वर्षों में ये 7 गुना बढ़ गई है। डॉक्टर मुकेश एंगल ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें निर्धारित की गई है। ये थीम ये सुनिश्चित करती है कि संख्या में सभी का उचित प्रतिनिधित्व, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता, भूगोल या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। डॉक्टर उमेश मिश्र ने कहा कि हम किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और देश में सोचते हुए राष्ट्र के विकास में सभी योगदान करें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्री गोपाल श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। होने लगा कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। कोई किसी भी चीज़ की कहते अति अधिक नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ की लिमिटेशन जब तक है तब तक वो हमारे लिए सकारात्मक जो है रिजल्ट देता है। जैसे जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो जब तक जनसंख्या लिमिटेड है और हमारे जो संसाधन है उन संसाधन के मैप में उस रिसोर्सेज के कंपेयरिंग बराबर है, तब तक हम विकास करेंगे। अन्यथा अगर उन संसाधनों से या रिसोर्सेज
एवं ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी होगी तो हमें बहुत समस्याएं होंगी, चाहे वो विकास की हो, रोजगार की हो, या अन्य जो है संसाधनों की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, इकोनॉमिकल, तो वो हमें दिक्कतें पैदा करेंगे। अब पर्यावरण की बात कर लें आप कि जनसंख्या वृद्धि के साथ गांव माइग्रेट होकर शहरों में चला आ रहा है और शहर कंक्रीट का शहर होता जा रहा है। कहीं जगह नहीं है, घर बनाने के लिए जगह नहीं, लोग सड़कों पे कैप्चर करके घर बना रहे हैं। इंसान से ज़्यादा वाहन सड़कों पे है, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या के ग्रोथ के कारण हमारे पास अब जो एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, सड़कों पे गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है। जनसंख्या नियंत्रण के बाद जो यूनाइटेड नेशन ने किया कि जनसंख्या को हम कैसे नियंत्रित करें या जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन या प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए हम कौन से संसाधनों को यूज करें, इसके लिए मनाने का कॉन्सेप्ट रखा था कि हम सोचे। हम मार्कस की थोड़ी पढ़ाते हैं। मार्कस ने 400 साल पहले जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मनुष्य अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेगा तो प्रकृति करेगा, और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। क्या है, वो लगातार क्या लोकतांत्रिक वृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। हम विश्व में पता नहीं शिक्षा में और तमाम सारी चीज़ों में किस स्तर में है, लेकिन जनसंख्या में सबसे अव्वल है। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में जो महंगाई है और या कहीं एक तरफ आता है बेरोजगारी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी और तमाम सारी रिसोर्सेज का सही तरह से उपयोग ना करें, हमारा देश और विश्व में बीमारी जैसी विकराल समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए जरूरी है जिस रफ्तार में हमारी जनसंख्या है उसमें कमी आए। हालांकि शासन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भाई 2 के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, तमाम शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आप सब जानते हैं हम जनसंख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़मीन को तो नहीं बढ़ा सकते, ज़मीन तो उतनी ही रहेगी। इसलिए हम सब अपने तरीके से अपने माध्यमों से जन प्रचार के माध्यम से ये लोगों के लिए सूचित करें कि हम जनसंख्या को किस तरह से कम कर सकते हैं। आज बात आपके एक तरफ आता है कि जो हमारे कानून है वो जनसंख्या के लिए इतने फोर्सली बनाए जाते हैं। जब कानून तो पता नहीं किस चीज़ के लिए, कानून तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कानून तो गवर्नमेंट के लिए हर जगह है, लेकिन कानून जब तक जनता और लोग इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक उसे जमीनी स्तर में हम सुधार नहीं कर सकते। हम बल हमारे अंदर तभी आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेस होंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि देश की जो पूंजी है या अर्थव्यवस्था है वो सीमित लोगों के हाथ में है, बाकी जो 98% लोग हैं वो देश में गरीब हैं या मध्यम वर्गीय परिवार में आते हैं। तो हम सबको ये तय करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा करें। सरकार भी इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे लोग हैं, सबको नौकरियाँ नहीं दे सकती। इसलिए ये सब मूलभूत जो विषय हैं वो जनसंख्या के कारण ही हैं, जनसंख्या के कारण ही समस्याएं हैं। हम एजुकेशन में और तमाम गरीबी में, भुखमरी में, तमाम जैसे विकराल आपत्तियाँ हैं वो जनसंख्या के कारण है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विकास मध्य प्रदेश शासन श्री लखन पटेल आज रीवा पहुंचे और भाजपा कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत व परिश्रम से देश के कई राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में भी चरितार्थ हुआ कि एमपी के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश की सभी सीटों में जीत मिली। मध्य प्रदेश सरकार का इस साल का बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। और क्या क्या कहना है राज्य मंत्री श्री लखन पटेल का, जानने के लिए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मित्र, ये बहुत बड़ी बात है, समस्या भी बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कहा ना कि 10.5 लाख लगभग बेसहारा पशु सड़क पर हैं, और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर उसमें से पशुपालकों के हैं। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि अभी 6 जिलों की मैं अगर बात करूंगा तो बाकी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि सड़कों पर से गौ माता को अलग करना, ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की हैबिट डेवलप हो गई कि गाय को लगाया और छोड़ दिया, और शाम को तो गाय फिर आ जाती है, उसको फिर लगाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। वो अपनी स्वयं के खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो दे दिया। हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं, अभी जो हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लिया तो उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। सर, ये 42,000 एक मैं पूरी कर दूं बात, फिर आपको फिर जो अभी हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि गौ माता नहीं दिखेगी, मैं इस बात की पुष्टि भी करता हूँ कि नहीं दिखेगी, परंतु ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसमें समय लगेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या गायब हो जाएंगे, आप ये बताइए कब तक गायब हो जाएंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल? नहीं, 10 साल नहीं लगे। 10 साल काउंटिंग किया है गायों का, 10 लाख जितनी भी लाख गाय हैं, 10 लाख 10.5 लाख होंगे। आप बता दीजिए हमको और कुछ नहीं। गत दिनों एक महिला ने अपने ही चचेरे भाई पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और ये बताया है कि आरोपी नाबालिग है। मेरी अपने भाई की गई थी, तभी मेरे चचेरे भाई ने चाकू की नोक पर मेरी इज्जत लूटी। घर में मेरे बच्चों को जान से मार देने की धमकी देकर मेरे चचेरे भाई आयतकाल बार मेरी इज्जत लूटता रहा। 24 अप्रैल को आरोपी द्वारा पहली बार घटना की गई। इस घटना के बारे में मैंने अपने पति से बताया, तो द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत की गई। यार पहली बार में 7 तारीख को FIR दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने समझौता करवा दी, इकरारनामा बनवा के मेरे ससुराल पहुंचा दिया। सिटी कोतवाली में शिकायत, आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी के पिता एवं आरोपी के द्वारा अज्ञात सहयोग के साथ मेरे घर में आकर जान से मार देने की धमकी दिए जा रहा, कहा जा रहा कि यदि मामला वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आरोपी खुलेआम धमकी दिया जा रहा है। उसे बचपन से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे चाचा का लड़का है। वह 24 साल का हो चुका है, लेकिन उसके पिता के द्वारा फर्जी मार्कशीट बनाकर नाबालिग साबित किया जा रहा है और जमानत करवाने के विभाग घूम रहा है। मुझे मेरे बच्चों को जान का खतरा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी उसके लोग निरंतर मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। आरोपी परिवार के जान का दुश्मन बना हुआ। 3 महीने बीत जाने के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए दारा जहर का सेवन किया गया, लेकिन मेरे
मुझे बचा लिए। इस बार मैं अपने बच्चों के सहित मरने को तैयार हुई। शायद इसके बाद मुझे इंसाफ मिले। सीएम हेल्पलाइन और एसपी ऑफिस दोनों में शिकायत दर्ज करवा चुकी हूँ। अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इकरारनामा है, इसमें 19 साल लिखा है। इसमें 19 साल है, उसका रियल 24 साल है, लेकिन नकली मार्कशीट बना के उसको 16 साल बताया जा रहा है। इस संबंध में खुलासा करते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया। हाँ, ये एक घोघर क्षेत्र में महिला का मायका है और मायके आई हुई थी, तो उसके चचेरे भाई ने उसके साथ गलत काम किया था, जिस पर से महिला के रिपोर्ट पर थाने में 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और उस पर विवेचना की जा रही थी और आरोपी की तलाश की जा रही है। महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो शिकायतें हुई थी क्या उसी आधार पे, जब उसका ये कहना है कि चाकू के नोक पर ऐसे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।